अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम बात करेंगे कि एक्रिलिक पेंटिंग में आप किस तरह से ब्लेंडिंग कर सकते हैं। बेसिकली मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट मटेरियल्स हैं, एक स्पंज, एक ब्रश। ये बैकग्राउंड ब्रश है, यानी बैकग्राउंड पे कलर्स जब भी आपने अप्लाई करने होते हैं वी यूज दिस काइंड ऑफ ब्रशेस। और एक है मेरे पास पैलेट नाइफ। एक्रिलिक्स के साथ जब भी आप काम कर रहे हैं आपके पास बहुत सारी चॉइस है, आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जिसे हम स्प्लैटरिंग कहते हैं, कि आपको ऐसे जैसे छींटा महसूस होता है पेंट में दिया हुआ, वो भी आप बैकग्राउंड्स में चीज़ें देखते हैं। फिर आप बैकग्राउंड में फ्लूइड आर्ट देख रहे होते हैं, पोरिंग आर्ट देख रहे होते हैं, ठीक है। फिर आप बैकग्राउंड में डिफरेंट शेप्स देख रहे होते हैं, रैंडमली डिफरेंट शेप्स बनाई जाती हैं। फिर टैपिंग की टेक्निक्स आप देख रहे होते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर एक्सपेरिमेंट्स। आप क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप किस तरह से चीज़ों को लेके चलते हैं। ट्राई करें कि ज़्यादा चीज़ों को अच्छी तरह से आप अंडरस्टैंड कर सकें। और अगर कहीं पे कोई मिस्टेक भी होती है तो इस चीज़ से घबराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान नहीं होना, बिकॉज इन एक्सपेरिमेंट्स से आप ज़्यादा लर्न करते हैं। यहाँ पर मैं आपको इससे रेलिवेंट जो बेसिक्स हैं वो सारी गाइड कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट्स करने की ज़रूरत रहेगी। सो सबसे पहले देखना है कि हमारे पास किस किस तरह की टेक्निक्स हैं। पहले तो आप टेक्निक्स को थोड़ा सा समझ लें। जो बेसिक टेक्निक है हमारी पेंटिंग में, आप कोई भी बैकग्राउंड्स बना रहे हैं उसमें जो टेक्निक्स यूज होती हैं, ग्रेडियंट। अभी फिलहाल जो मैं आपको चीज़ बता रही हूँ वो है ग्रेडियंट लुक के लिए। तो ग्रेडियंट के लिए जितनी भी टेक्निक्स अवेलेबल हैं उनमें एक है वेट ऑन वेट, एक है वेट ऑन ड्राई। तो वेट ऑन वेट क्या होता है, आपका पेंट जो आप अप्लाई करते हैं वो भी अलाइव रहता है, और जो आप ब्रश यूज करते हैं वो भी वेट होता है, यानी पेंट भी आपका ड्राई नहीं होता और आप जो ब्रश उस पर यूज करते हैं वो भी वेट होता है। सो सबसे पहले वेट ऑन वेट। कंटेनर में लें पानी, और यहाँ पर मेरे पास है 2 कलर मैंने लिए हैं। कलर्स आप कोई भी ले सकते हैं, जस्ट आपको एक कॉन्सेप्ट जो है मेरा पर्पज़ है कि वो आपको समझ आ जाए। ब्रश को मैंने किया हल्का सा डैम्प, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और अब यहाँ पर मैं ये पेंट ले रही हूँ, ठीक है। तो इस पोर्शन में हम करते हैं, टेक्निक है वेट ऑन वेट। वेट ऑन वेट ग्रेडियंट्स में जब भी आप यूज करते हैं, ग्रेडियंट मीन्स ग्रेजुअल चेंज जब भी आप दिखा रहे हैं। एक कलर मैंने जैसे ये अप्लाई किया, तो जो दूसरा कलर मैंने अप्लाई करना है इसके साथ, दूसरा कलर जो मैंने लेकर आना है, उस कलर में और इस कलर के दरमियान में थोड़ा सा गैप हम देंगे। क्योंकि दोनों कलर्स ही हमारे बिल्कुल ऑपोजिट हैं। अब मैं ले रही हूँ ब्लू, और ये देखें कि मैंने ये दरमियान में स्पेस छोड़ी है। इनमें से किसी भी कलर को आपने ड्राई नहीं होने देना, और फिर इन्हीं पे आपने अपना ब्रश अप्लाई करना। ब्रश को वेट रखिएगा, वेट मेरा ब्रश है।
तो आहिस्ता आहिस्ता ये इस तरह से आपके पास एक लुक आ जाएगी इसकी। ये इस तरह से इसकी लुक आएगी। ठीक, दूसरी टेक्निक हमारी वेट ऑन ड्राई है, जिसमें आप पहले कलर अप्लाई करते हैं, उससे आप ड्राई होने देंगे और फिर आप दूसरा कलर लेकर आएंगे। जैसे मैंने अब ये कलर यहाँ पे अप्लाई किया, इसे मैं ड्राई होने दूंगी और फिर इस पे मैं जब दूसरा कलर ऐड करूंगी तो फिर इसका रिजल्ट देखते हैं कि क्या आएगा। इसमें आप अपने ब्रश को, इस चीज को भी आपने ड्राई रखा, लेकिन ब्रश को आपने वेट रखना है, यानी एक पेंट आपने अप्लाई किया, उसे आप ड्राई होने दें, देन आप दूसरा जो पेंट है वो आप अप्लाई करेंगे, दूसरा कलर आप अप्लाई करेंगे लेकिन वेट ब्रश के साथ। तो अब ये जब ड्राई होगा फिर हम इस पे दूसरा कलर अप्लाई करेंगे। अब ये ड्राई हो चुका हुआ है। अब ड्राई ब्रश को थोड़ा सा वेट करेंगे और वेट करके अब इस पे अप्लाई करेंगे हम हमारा सेकंड कलर। सेकंड कलर यहां मैं ले रही हूं रेड। अब इस बर्न सीना पे रेड का क्या इम्पैक्ट आएगा। ये जो इफेक्ट आप देख रहे हैं, ये वाला, ये इफेक्ट आएगा जब आप वेट ऑन ड्राई की टेक्निक से काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टेक्निक है उसमें हम बात करेंगे कि आप सिंगल ब्लेंडिंग किस तरह से कर सकते हैं। मतलब ये कलर और अब इसी को आहिस्ता आहिस्ता डाइल्यूट करके जब हम करेंगे तो यानी एक ही कलर के विद एडिशन ऑफ वाटर जो चेंज आता है टोन में, शेड में, इसे देखते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कंसंट्रेटेड भी है, डार्क भी है और ग्रेजुअल चेंज आपको उस साइड पे नजर आ रहा होगा। ब्रशेस की टेक्निक्स बैकग्राउंड के लिए यही, अगर आप ग्रेडियंट में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पंज की। स्पंज में दोनों चीजें हैं, आप ड्राई स्पंज भी यूज कर सकते हैं और स्पंज को वेट करके भी यूज कर सकते हैं। पहले मैं ड्राई स्पंज के साथ करके दिखाती हूँ आपको कि क्या इसका रिजल्ट आएगा। डायरेक्ट मैंने पेंट लिया है इस स्पंज पे और अब ये गोल्ड स्टार का कैनवस पैड है और इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से है कि इसमें ये देखिए, ये ड्राई के साथ इफेक्ट अगर आप बहुत प्रेस करके करेंगे तो ये आएगा। अगर आप कैनवस पे करते हैं, ठीक है, क्योंकि कैनवस एब्जॉर्ब कर सकता है तो और ज्यादा मजीद इफेक्ट खुल के आपके सामने आता है। अब यही चीज और इसको, ये पेंट इस पे है, मैं हल्का सा ये मैंने स्प्रे किया और आप ये देखें इफेक्ट चेंज हो गया। ठीक है, सो आप इस वे में जाके इस तरह वेरिएशंस लेके आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं पैलेट नाइफ की। तो पैलेट नाइफ में आप डायरेक्ट कलर यानी थिक कलर ही यूज करते हैं। आप इसे अप्लाई करते हैं,
अगर आप कलर्स मर्ज करना चाहते हैं आपस में, अगर आप कलर्स मर्ज करना चाहते हैं आपस में, तो फिर आप ये जैसे कलर मैंने अप्लाई किया, सेकंड कोट भी आप इसी पर अप्लाई कर देते हैं साथ ही। यानी अगर आप ये इफेक्ट देना चाहते हैं तो, और अगर आप चाहते हैं कि अलग अलग इनका इफेक्ट सामने आए, तो फिर उसके लिए एक कलर अप्लाई करें, उसे ड्राई होने दें, और फिर आप पैलेट नाइफ को यूज करके दूसरा कलर अप्लाई कर सकते हैं। यानी ये है वेट टेक्निक और ये है ड्राई टेक्निक, जिसमें आप एक कलर अप्लाई किया, बस इसे आप बार बार कैसे कहते हैं, इसको आप पैलेट नाइफ से टच नहीं करेंगे, राइट। ये ड्राई हो जाएगा, फिर आप इस पे दूसरा कलर अप्लाई करेंगे, तो ये अपना एक बाउंड्री देगा कलर, अपनी बाउंड्री देगा, और जो दूसरा कलर है वो अपनी एक अलग से बाउंड्री डिफाइन करेगा। सो इस तरह आप सिंपल जो जिसे हम कहते हैं ब्लेंडिंग आप दिखा सकते हैं। जिसमें आपको फिर इस तरह से ये वाली लुक मिलेगी। एक कलर ड्राई, दूसरा कलर उस पर मैंने अप्लाई कर दिया। सो यहाँ पर आप इसे ब्लेंड कर रहे हैं और यहाँ पर आप दोनों कलर्स को अलग अलग रख रहे हैं। इन टेक्निक्स को यूज करके आप सिंपली अच्छे बैकग्राउंड्स, इफेक्टिव बैकग्राउंड्स बना सकते हैं। इन टेक्निक्स में नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो ये कि आपके लिए बेस्ट ब्रश कौन सा है। आपके पास कैलीग्राफी के लिए बेसिकली दो चॉइस हैं। या तो आप जा सकते हैं इस किस्म के ब्रश के साथ या चिजल टिप ब्रश के साथ, राइट, या आप यूज कर सकते हैं ये फ्लैट टिप ब्रश। अब मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगी, आप दोनों ब्रशेस के साथ प्रैक्टिस करें, आपको अंदाजा हो कि आपकी ज्यादा ग्रिप किस ब्रश पर है, इस ब्रश पे है या इस ब्रश पे है। इस ब्रश का फायदा ये है, अच्छा दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। इस ब्रश की शेप आप देखें तो जैसे हमने सेकंड डबल पेंसिल वाला काम किया था, अनइक्वल उन्हें रख के वो टिप बन जाती है, या जिसे हम कहते हैं कि चिजल टिप मार्कर या कलम, उस तरह से ये नजर आएगा, बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। लिख के देखते हैं। ब्रश पे कभी भी आपने ज्यादा पेंट लोड नहीं करना। ये देखें कितना कम मैंने पेंट इस पे लिया है। इसे जब मैंने पकड़ा, आपने देखा एक सिंपल वे में जिस तरह हम काम करते हैं, डबल पेंसिल के सेकंड मेथड को यूज करके उसी तरह से मैंने लिखा। इस ब्रश का बेनिफिट ये है कि इस शेप में आपको बड़े साइज के ब्रशेस भी मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये ब्रश, अगर आप बड़े कैनवस पे, बड़े सरफेस पे काम कर रहे हैं, कैलीग्राफी कर रहे हैं, तो वहां पर फिर आप इस साइज के ब्रशेस को तो यूज नहीं करेंगे, फिर रिलेटिव जो साइज बनता है, फॉर एग्जांपल ये, आप इसे यूज करेंगे। तो इन ब्रशेस पर अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, आप बड़े साइज के ब्रशेस को यूज करके भी बआसानी कैलीग्राफी कर सकेंगे। अब इस ब्रश से लिख के देखते हैं। ब्रश आप कोई भी यूज करें, आपने पेंट ज्यादा लोड नहीं करना। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि आपके माइंड में रहे और आप ये मिस्टेक ना करें। अब मैं जब इससे लिख रही हूं, ये देखें, तो समहाउ दोनों का रिजल्ट सेम है, बट इट्स अप टू यू कि आप फ्लैट टिप ब्रश के साथ चलते हैं या आपको ज्यादा बेहतर चिजल टिप ब्रश लगता है। जो आपको ज्यादा बेहतर लगे आप उसे यूज करें, कैनवस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब भी हम एक्रेलिक्स की बात करते हैं तो एक बात का खास ख्याल रखिएगा, जैसे मेरे पास ये 3 डिफरेंट ब्रशेस हैं, इनको आपने इसी तरह से नहीं छोड़ देना।
इससे क्या होगा, पेंट जो है इन ब्रशेस पे ड्राई हो जाएगा और एक्रेलिक्स को ब्रशेस से साफ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आसान टिप यही है कि आप इस तरह से कंटेनर रखें और उसमें ये साथ ही डिप कर दें, ठीक है। और डिप करके छोड़ना नहीं है, आप इन्हें इस तरह से क्लीन करना है कि उनकी शेप भी डिस्टर्ब ना हो और ब्रश भी अच्छी तरह से साफ हो जाए। यही छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपके आर्ट मटेरियल को बेहतर बनाती हैं, आपके ब्रशेस की लाइफ बढ़ती है। अदरवाइज आपको फिर हर पेंटिंग के लिए एक नए ब्रश सेट की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप अपने ब्रशेस की प्रॉपर केयर नहीं करते। और ये देखें, ब्रश अपनी रियल शेप में वापस आ चुका है। ये देखिए, बिल्कुल साफ। सो इसी तरह आप अपने सारे ब्रशेस को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। और जब भी आपने इनको प्लेस करना है, डोंट पुट देम लाइक दिस और दिस, आपने इनको ऐसे खड़ा करना है, इस तरह से करेंगे। इससे इनके ब्लिस्टर्स भी खराब नहीं होंगे, ठीक है, और ब्रशेस बेहतर हालत में सलामत रहेंगे। नेक्स्ट, जब भी हम कैनवस पे बात करते हैं, कैनवस पे पेंटिंग कर रहे हैं आप, कैलीग्राफी पेंटिंग, दो मेथड्स हैं बेसिकली फॉर बिगनर्स। देयर आर टू मेथड्स। या तो आप पहले पेंसिल से मार्क करते हैं कि आप लिखने क्या वाले हैं, अल्लाह लिख रहे हैं, नाम लिख रहे हैं, कोई आयत लिख रहे हैं, आप पहले पेंसिल से अपना एरिया मार्क करते हैं। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये है, इस पहले कैटेगरी में आप पहले मार्क करते हैं और फिर बैकग्राउंड कलर करते हैं और राइटिंग को भी आप कलर कर देते हैं। जो दूसरी कैटेगरी है, जो दूसरी टेक्निक है, उसमें आप क्या करते हैं, आप पहले पूरा बैकग्राउंड बनाते हैं। जो भी आप एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड वगैरह बनाना चाहते हैं, आप पहले बैकग्राउंड बनाते हैं और उसके बाद आप बैकग्राउंड पर डायरेक्ट ब्रश की मदद से लिखते हैं। दोनों तरीके हैं, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हों आप कर सकते हैं। लेकिन पहले हम बात करेंगे कि मार्क करके अगर लिखा जाएगा तो किस तरह से लिखा जाए। अब मिसाल के तौर पे हम लिखने वाले हैं अल्लाह। लिखा। अब हम ब्रश से पहले लिखेंगे इसके साथ इस पे, और फिर हम बैकग्राउंड अप्लाई करेंगे। जब भी एक्रेलिक्स को आप राइटिंग के लिए यूज कर रहे हैं, आज का लेसन टोटली आपके लिए टेक्निक्स और टिप्स पर है, क्योंकि अब हम अपने कैलीग्राफी स्टाइल्स को कवर कर चुके हैं। तो आज बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ब्लेंडिंग टेक्निक्स डिस्कस करने के बाद मैंने आपको बताया कि आप कौन सा ब्रश यूज कर सकते हैं। ब्रशेस के बाद मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि कैलीग्राफी पेंटिंग के लिए दो टेक्निक्स हैं। आप या तो पहले राइटिंग करते हैं और फिर बैकग्राउंड बनाते हैं, और दूसरा मेथड ये है कि आप बैकग्राउंड बना के फिर डायरेक्टली ब्रश से उस पर लिखते हैं। अब साथ ही साथ एक और चीज नोट डाउन कर लें कि जब भी मैं कैलीग्राफी करती हूँ तो इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, मैं हार्ड नहीं रखती, ठीक है। सो ये आप ड्रिपिंग देख सकते हैं इसमें। ये कंसिस्टेंसी आप रखेंगे तो बहुत अच्छा और फ्लो आएगा आपके
ब्रश स्ट्रोक में। कोशिश करें, जैसे ये अलिफ है तो ये पूरे का पूरा एक ही स्ट्रोक में आप लिखें, ये लाम है तो पूरा एक ही स्ट्रोक में आप लिख लें, उससे ज़्यादा खूबसूरती आती है। अब फॉर एग्जांपल ये लिखा गया। अच्छा, अभी आप पहले ये देखें कि मैं इसको लिख कैसे रही हूँ, और फिर इस लिखे हुए को ब्रश से मैं सेट कैसे करती हूँ वो भी मैं आपके सामने अभी करूंगी। क्योंकि इस कैनवस पैड में ज़्यादा, कैसे कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, एब्जॉर्प्शन कम है इसकी, इस वजह से ब्रश बहुत ही फ्री इस पे मूव कर रहा है। आपने एक चीज नोट की कि जब भी मैं ब्रश से लिख रही हूं मेरी फिंगर मेरी स्पोर्ट बनी हुई है, राइट? अच्छा, अब ये लिखा गया, आप तो कह रहे होंगे काफी रफ लिखा है। बिल्कुल, ये मैंने उसी अंदाज में लिखा है जिस तरह से आप लिखते हैं, और आपको अपनी चीज बुरी लग रही होती है कि ये वो नहीं बना जैसा होना चाहिए था। अब आपने इस लिखे हुए को ठीक कैसे करना है, ये देख रहे हैं आप। मैं जस्ट अपने ब्रश की टिप को एजिस पे रख रख के आप कह सकते हैं कि पैचेस की फॉर्म में ये देखिए। अब इससे शेप डिफाइन कर ली हमने कि एग्जैक्टली इसकी शेप क्या होने वाली है। और इसी तरह आप ये बाकी सारा भी सेट करते हैं। ठीक, सो अब आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो गया कि हम किस तरह से अपने काम को बिना कोई बहुत सारे टूल्स यूज किए नीट कर सकते हैं। इस तरह सही, और यही चीज आप बाकी सब में भी कर लेते हैं। सो
ठीक, अब आप इस पे फिर बैकग्राउंड यूज करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा मेरे काम में, अगर नहीं देखा तो जरूर देखिए कि बड़ी एक डिफाइन सी आउटलाइन आपको नजर आती है। तो उसके लिए मैं यूज करती हूँ ब्लैक पॉइंटर या जो भी कलर मैं यूज करना चाहूँ। पॉइंटर्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट कलर्स, सो मैं कोई भी पॉइंटर चूज करके उसको यूज करती हूँ और लिखती हूँ। ठीक, अब ये ड्राई होगा, आप इसको ड्राई होने दें और फिर आप इसमें बैकग्राउंड ऐड करेंगे। ये आप देख सकते हैं जैसे ये ब्लैक पॉइंटर है, सो मैं ब्लैक पॉइंटर से आउटलाइन भी किस तरह से देती हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगी। अभी हम बात करते हैं इसके बैकग्राउंड की। बैकग्राउंड्स के लिए प्रेफरेबली मैं रफ ब्रिस्टल ब्रशेस जो हैं वो यूज करती हूँ, या ऐसे सॉफ्ट ब्रिस्टल ब्रशेस जो आप कहते हैं ना पुराने ब्रशेस हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, आप उन्हें फेंके मत, आप उन्हें बैकग्राउंड के लिए यूज कर सकते हैं। ये भी एक राउंड टिप ब्रश था जिसके ब्रिस्टल्स आप देख सकते हैं ओपन हो चुके हैं, और अब मैं इस ब्रश को यूज करके इसमें बैकग्राउंड दूंगी। इस टेक्निक में ये मार्जिन है कि आप बैकग्राउंड बनाते हुए अगर आपको लगता है कि मेरी राइटिंग में कहीं कोई गलती आ रही है तो आप वो बैकग्राउंड बनाते हुए कवर कर सकते हैं एक्रिलिक्स में। क्यों? क्योंकि एक्रिलिक्स जब ड्राई हो जाते हैं और आप फिर उस पर कोई सेकंड कोट किसी दूसरे कलर का कोई भी कोट आप अप्लाई करते हैं तो पहला कोट पहला कलर जो है वो नजर नहीं आता। ये देखें इस तरह, ठीक है। तो आप इस टेक्निक से भी कर सकते हैं काम, राइट, कि आप पहले राइटिंग करें, राइटिंग करने के बाद आप अपने कैनवस पे बैकग्राउंड बनाएं। ठीक है, अभी देखें जो नीचे वाला था उसे मैं कवर कर रही हूँ, आप भी इसी तरह से कवर कर सकते हैं, लेकिन आपने पहले ड्राई होने देना है उसे और फिर उसके बाद ये काम करना है। लेसन्स में क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि मैं इन्हें पहले ड्राई होने दूं और चलूं, तो जो बताने की मेन चीज़ है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। और आप इस तरह से इसका पूरा बैकग्राउंड पूरा बैकग्राउंड बना सकते हैं। आप देख रहे होंगे मैं ये कलर इस पे अप्लाई कर रही हूँ इस तरह राउंड स्ट्रोक्स दे के। उसका मतलब ये है एक तो इसमें टेक्सचर आ जाता है और दूसरा ये कि आपको वाइट पार्ट कहीं पर भी कैनवस का नजर नहीं आएगा, यानी कलर बड़ी अच्छी तरह से अप्लाई होता है इसमें। तो आप इस तरह अपनी राइटिंग को बेहतर बना सकते हैं। दूसरी जो टेक्निक है कि जिसमें आप पहले बैकग्राउंड बनाते हैं और फिर डायरेक्ट आप उस पर अप्लाई करते हैं। आपने यूट्यूब पे रिसेंट मेरी कोई वीडियो अगर देखी हो तो वहां मैंने एक इफेक्ट दिया, बर्निंग इफेक्ट दिखा के, और उस पर मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अभी मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप लोग ये टेक्निक यूज करें, ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग ब्रशेस से लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं।
जब आप 2-3 कैनवसेस पे या कैनवस शीट पे काम कर चुके हों इस टेक्निक को यूज करके और आपको ब्रश से लिखना आ जाए, ठीक है, देन यू कैन मूव टू द सेकंड टेक्निक, जो मैं आपसे कह रही हूँ कि आप पहले पूरा अपना बैकग्राउंड बनाते हैं, कैलीग्राफी पेंटिंग का बैकग्राउंड बनाते हैं और उस पर फिर आप अपने ब्रश से डायरेक्टली लिख रहे होते हैं। सो आई रिकमेंड कि आप पहले ये काम करें, उसके बाद आप उस टेक्निक पे जाएं, राइट। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेसन में मैं आपको बताऊंगी कि आप राइटिंग में डबल शेड किस तरह से लाते हैं, ठीक है जी, यानी टेक्सचरी लुक जो है राइटिंग में किस तरह से लाएंगे, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि 3D लुक आप अपनी राइटिंग में किस तरह से देते हैं, और जो टेक्निक मैं आपसे बात कर रही हूँ कि बैकग्राउंड बना के और उस पे डायरेक्ट राइटिंग करना, ये भी हम करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर।